भरत तिवारी को मिलेगा इंसाफ, पकड़े गए तिवारी का एनकाउंटर करने वाले। जी हाँ दोस्तों, भरत भूषण तिवारी का मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर की खबर नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की सियासत, पुलिस की कार्यशैली और इंसाफ की बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरा से लेकर पटना और दिल्ली तक इस केस को लेकर जबरदस्त हलचल है। कहीं लोग इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, तो कहीं पुलिस का कहना है कि उसके पास हालात ऐसे बन गए थे कि उसे आत्मरक्षा में कदम उठाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 16 जून को जो पहली पुलिस टीम भरत तिवारी के घर गई थी, उस वक्त क्या हुआ था और फिर ऐसा क्या बदला कि मामला सीधे गोलीकांड तक पहुंच गया। आज इसी पूरे मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग हुई, तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने खुद मान लिया कि शुरुआती कार्रवाई में बड़ी लापरवाही हुई। इसी बीच कई पुलिसकर्मियों पर भी सवाल उठा है और अब जांच की सुई उन्हीं शुरुआती चूकों की तरफ घूमती दिख रही है। कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि अब एनकाउंटर करने वाला असली गुनहगार पकड़ा जा चुका है और जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। सूत्रों से जो बात लगातार निकल कर आ रही है वो ये है कि इस पूरे मामले में कुछ पुलिसकर्मियों पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है और आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि इस केस ने बिहार पुलिस को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि 16 जून के कई वीडियो अब सामने आ चुके हैं और उन्हीं वीडियो को लेकर परिवार का कहना है कि असली कहानी कुछ और ही है। परिवार का दावा है कि भरत तिवारी कोई भागता हुआ अपराधी नहीं था, बल्कि उसे समझा बुझाकर पुलिस वैन तक लाया गया था। उनके मुताबिक उसने पहले हथियार फेंका, फिर सरेंडर किया और उसके बाद भी उसे गोली मार दी गई। परिवार का यह भी कहना है कि अगर पुलिस ने उसी दिन सही तरीके से पकड़ लिया होता तो 17 जून की नौबत ही नहीं आती। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जब टीम उसके घर पहुंची तो उसने रिवॉल्वर तान दी थी और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। यानी कहानी के दो बिल्कुल अलग चेहरे सामने हैं और दोनों के बीच सच्चाई को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। अब बात करते हैं भरत भूषण तिवारी। आखिर थे कौन? जिस नाम को लेकर आज इतना बवाल है, वो नाम पहले आम लोगों के लिए शायद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बिहार के भोजपुर इलाके में वो एक ऐसे शख्स के रूप में चर्चा में आ गया जिसने खुद को बार बार एक अलग तरह की पहचान में पेश किया। कुछ लोग उसे सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो कुछ उसे आपराधिक सोच वाला व्यक्ति कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बाढ़ और स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाता था और इसी वजह से इलाके में उसकी पहचान बनी। लेकिन दूसरी तरफ उसके सोशल मीडिया पोस्ट और पुलिस के साथ टकराव ने उसकी छवि को बहुत विवादित बना दिया। यही वजह है कि जब उसका एनकाउंटर हुआ तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग थे जो उसे इंसाफ मांगने वाला चेहरा बता रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते हैं कि वह कानून के साथ टकराव में था। इस पूरे विवाद ने उसे एक सामान्य केस से बहुत बड़ा बना दिया। घटना की शुरुआत 15 जून के आसपास मानी जा रही है, जब भरत तिवारी के बर्ताव और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पहले से चर्चा शुरू हो गई थी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने अपने पोस्ट में क्रांतिकारी भाषा का इस्तेमाल किया था और प्रशासन के खिलाफ सख्त बातें कही थीं। इसके बाद 16 जून को पुलिस पहली बार उसके घर पहुंची। यही वह दिन था जिसने आगे की पूरी कहानी की दिशा तय कर दी। पुलिस का कहना है कि उस वक्त आरोपी ने हथियार तान दिया था और हालात इतने बिगड़ गए थे कि टीम को लौटना पड़ा। परिवार और कुछ वीडियो दावों के मुताबिक वही भरत बाद में पुलिस के सामने नरम पड़ा और उसकी बात सुनने की बजाय उसे दबाव में लिया गया। यही से विवाद की नींव पड़ी और अब हर कोई यही पूछ रहा है कि पहली मुलाकात में अगर पुलिस ने उसे सही से काबू कर लिया होता तो क्या आगे इतना बड़ा हादसा होता? 17 जून को पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी की। इस बार पुलिस और परिवार दोनों का दावा है कि वहां काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। पुलिस का कहना है कि भरत ने घर की छत से फायरिंग की और पुलिस पर जान का खतरा पैदा हुआ। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन परिवार का और जो वीडियो सामने आई उसके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने अपना पिस्तौल जमीन पर फेंक दी थी और परिवार वालों ने उसे समझाकर पुलिस वैन में बिठा दिया था। इसी बीच एक और अहम दावा सामने आता है कि वैन में बैठाने के बाद ही उसे गोली मार दी गई। परिवार कहना है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सोचा समझा मर्डर है। इस पूरे मामले में वीडियो फुटेज का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें भारत तिवारी सरेंडर करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। भरत की मां आशा देवी ने इस मामले में सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि उनके बेटे को जानबूझकर मारा गया और इसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका बहुत बड़ी है। उन्होंने तो यहाँ तक मांग कर दी कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को फांसी दी जाए। वहीं भाई चंदन तिवारी ने भी कहा कि वो खुद वहां मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सरेंडर के बाद भाई को धक्का दिया गया और फिर गोली चलाई गई। उनके मुताबिक मौके पर भारी फोर्स थी और कई पुलिसकर्मी चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये दावा अगर सही निकलता है तो मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं
बल्कि गंभीर आपराधिक कार्रवाई का बन सकता है। यही वजह है कि परिवार लगातार सीबीआई जांच और न्यायिक जांच की मांग पर अड़ा है। उनका कहना है कि जब सब कुछ वीडियो में साफ दिख रहा है तो फिर जांच की जरूरत ही क्या है। इस केस पर अब सियासत भी खुलकर सामने आ गई है। बिहार में जातीय और राजनीतिक संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। परशुराम सेना और करणी सेना जैसे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में भी बिहार भवन के बाहर नारेबाजी हुई। वहां प्रदर्शनकारियों ने बिहार पुलिस पर जान लेने का केस दर्ज करने की मांग की। बिहार के बाहर भी इस केस को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा। यही नहीं, कई राजनीतिक चेहरे भी परिवार से मिलने पहुंचे। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने परिवार से मुलाकात की। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव भी परिवार से मिलने पहुंचे। इससे साफ हो गया कि ये मुद्दा अब महज कानून व्यवस्था का नहीं रह गया, बल्कि जनभावना और राजनीति दोनों का बड़ा मंच बन चुका है। जब किसी केस में स्थानीय से लेकर बड़े राष्ट्रीय स्तर के चेहरे उतरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मामला अब केवल पुलिस रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बीजेपी के भीतर से भी इस मामले पर सवाल उठने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खुलकर कहा कि भरत तिवारी के साथ जुल्म हुआ है और पूरा दोष पुलिस का है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार पहले से समझा रहा था और बातचीत चल रही थी तो पुलिस को उसे दबोचने की बजाय गिरफ्तार करना चाहिए था। चौबे ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है यह फर्जी एनकाउंटर है और पुलिस ने जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। जब सत्ता पक्ष के ही नेता सवाल उठाने लगे तो प्रशासन पर दबाव और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे सिर्फ भरत तिवारी का नहीं बल्कि सच का एनकाउंटर बताया। उनका कहना था कि एनकाउंटर करके आप मामला खत्म नहीं कर सकते, बल्कि सच पर पर्दा डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अपराधी भी हो तो उसकी पूरी नेटवर्किंग तोड़नी चाहिए ना कि उसे मारकर अपना मॉडल चमकाना चाहिए। इन बयानों ने साफ कर दिया कि अब बहस सिर्फ एक मुठभेड़ पर नहीं बल्कि शासन के तरीके पर भी हो रही है। हालांकि इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी बयान दिया कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब न्यायिक जांच का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से जो न्यायिक जांच शुरू की गई है उसके बाद जांच आयोग के लोग गांव तक पहुंचे। बिलौटी गांव में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व वाली टीम पहुंची और परिवार की बात सुनी। परिवार से लिखित शिकायत भी ली गई। यह जांच अब आगे किस दिशा में जाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह पूरे मामले को दबाना नहीं चाहती बल्कि सामने लाना चाहती है। हालांकि पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन और शुरुआती लापरवाही मान लेने के बाद सरकार पर भी सवाल उठने लाजिमी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ सही था तो फिर सस्पेंशन क्यों हुआ, और अगर गलती हुई थी तो फिर इतनी देर क्यों लगी। आपको बता दें कि भरत तिवारी के निधन के बाद इलाज को लेकर भी सवाल उठे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर पटना रेफर किया गया। भोजपुर के सिविल सर्जन ने बाद में कहा कि उसे 10 बजे आरा लाया गया था और फिर गंभीर हालत में पटना भेजा गया। परिवार इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। उनका कहना है कि अगर समय पर और सही इलाज मिला होता तो शायद हालात कुछ और होते। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक जो करना था वो किया गया, लेकिन ऐसे मामलों में इलाज की टाइमिंग भी जांच का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि कई बार गोली लगने के बाद कुछ मिनटों का फर्क भी बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि अब केवल एनकाउंटर नहीं बल्कि हॉस्पिटल ट्रांसफर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने इस मामले को और बड़ा कर दिया। याचिकाकर्ता की मांग थी कि बिहार पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। इस फैसले से साफ है कि अदालत ने अब भी मामले को बंद नहीं किया है बल्कि प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। कानूनी भाषा में इसका मतलब है कि केस अब भी खुले दरवाजे पर है। पटना हाई कोर्ट में भी इस केस को लेकर अलग से पीआईएल की खबर आई है, यानी कानूनी मोर्चे पर अब कई स्तरों पर लड़ाई चल रही है। परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जबकि प्रशासन फिलहाल अपनी गलती मानकर जांच की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कोर्ट में आगे क्या होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो तस्वीर है उसमें केस पूरी तरह राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर फैल चुका है। इस पूरे मामले में एक बात और बहुत अहम है कि बिहार पुलिस ने खुद कहा है कि अगर उस वक्त पहली टीम आरोपी को सही से काबू कर लेती तो शायद बाद में एनकाउंटर की नौबत ही ना आती। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इससे ये भी समझ आता है कि प्रशासन के अंदर भी ये एहसास है कि शुरुआती हैंडलिंग कमजोर रही। जब कोई विभाग खुद मान ले कि उसने टाइम पर कार्रवाई नहीं की
और आरोपी को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, तब जनमानस में शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उसी शक ने इस केस को फर्जी मुठभेड़ के आरोप तक पहुंचा दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस ने किसी दबाव में काम किया? क्या स्थानीय स्तर पर कोई राजनीतिक असर था? क्या अधिकारियों ने रिपोर्ट को सही तरीके से आगे बढ़ाया या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल हवा पुलिस के खिलाफ भारी है। अब अगर पूरे केस को आसान भाषा में समझें तो कहानी कुछ यूं बनती है कि एक शख्स भरत भूषण तिवारी, जिसे लेकर पहले से विवाद था, उसके घर पुलिस गई। पुलिस का दावा है कि उसने हथियार ताना और फायरिंग की। परिवार का दावा है कि उसने सरेंडर किया और फिर भी गोली मारी गई। उसी बीच वीडियो सामने आए, पुलिस ने शुरुआती टीम को सस्पेंड किया। सरकार ने न्यायिक जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और बिहार की राजनीति में तूफान आ गया। यही वजह है कि ये केस अब सिर्फ भोजपुर का नहीं रहा, बल्कि पूरे बिहार का मुद्दा बन गया है। जिस तरह से अलग अलग पक्ष अपने अपने दावे लेकर सामने आए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा निष्कर्ष अभी निकाला जाए तो वो यही होगा कि जांच से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर गंभीर सवाल हैं। परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं और पुलिस की स्वीकारोक्ति भी कम बड़ी नहीं है। यही दोनों बातें मिलकर इस केस को और संदिग्ध बनाती हैं। अब देखना यह होगा कि न्यायिक जांच क्या सामने लाती है, सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होता है और क्या सच में किसी बड़े पुलिसकर्मी या अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर परिवार के दावे सही निकलते हैं तो ये महज एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा धब्बा होगा। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।